हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी तक आपने प्रीवियस 5 लेक्चर्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम और डेल ऑपरेटर्स के बारे में देखा और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, ठीक है, कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं या आते हैं, पहले आ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका ईएमएफटी का जो मेन टॉपिक होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक। दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं इसको, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में वी स्टडी अबाउट द स्टैटिक चार्ज, ठीक है, द चार्ज विच इज नॉट मूविंग, विच इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। सो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वी मेनली स्टडी अबाउट द स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ क्या होता है, तो कूलम्स लॉ एक्चुअली आपका एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक है, जिसमें इट इज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम एंड ही डिफाइंस दैट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एग्जिस्ट क्वांटिटेटिवली, ठीक है। तो अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ये एक्सपेरिमेंटली हमारे एक साइंटिस्ट हैं हमारे पास, ऑगस्टिन डे कूलम, उन्होंने प्रूफ किया था, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो होता है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस फोर्स बिटवीन 2 point charge is, according to the Coulomb's law, force between 2 point charges is along the line joining between them force between 2 point charges is along the line joining between them is directly proportional to the point charges, to the product of point charges, and is inversely proportional to square of distance between them. ठीक है, तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ होता है। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, वो आपका अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम होता है, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका मैथमेटिकल फॉर्म बनेगा, ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, सपोज देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2, divided by inversely proportional to square of distance between them. So square of distance between them, मान लो डिस्टेंस इसका r है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा फोर्स that is proportional to product of 2 point charges and inversely proportional to square of distance. Now यहाँ पे कंडीशन ये होती है, इस एक्सपेरिमेंट में ये एज्यूम किया गया था कि जो पॉइंट चार्जेस हैं दैट मस्ट बी स्टैटिक, ठीक है। सो Q1 and Q2 इज स्टेशनरी, क्लियर। तो यहाँ पे जो एजम्पशन है Q1 and Q2 मस्ट बी स्टैटिक और एट रेस्ट, and second assumption was the dimension or the distance between 2 point charges, the distance between 2 point charges r is very large compared to the dimension of
चार्ज बॉडी, ठीक है। ये जो Q1 Q2 चार्ज जिस बॉडी में है, ठीक है, उसका जो भी डायमेंशन होगा ये पॉइंट के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, और हम लोग एज्यूम भी यही कर रहे हैं कि पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो इसका जो भी डायमेंशन होगा वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये इन दो एजम्पशन के साथ हमारे पास कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। नाउ इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए, मतलब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है दैट इज डिनोटेड एज K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, वेयर दिस K इज given by 1 upon 4 pi epsilon naught and the value of this constant K is 9 into 10 raised to power 9, it is meter per farad. Meter per farad. If we put the value of K in this equation, we get F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखता हूँ सपोज, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। Q1 और Q2 क्या है, चार्ज बॉडी है, तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होता है, कूलम्स होगा, तो कूलम्स इनटू कूलम्स, ये हो गया कूलम्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, ये न्यूटन हो गया, और ये आपके पास है मीटर स्क्वायर, ठीक है। So Coulomb square upon Newton meter into 1 upon meter we can write. Coulomb square upon Newton meter is defined as farad. So the unit of this epsilon naught will become farad per meter, ठीक है। तो ये इस epsilon naught का यूनिट होगा farad per meter, और इसकी जो वैल्यू होती है that is your 8.854 into 10 to the power minus 12, or you can also write it as 10 raised to power minus 9 divided by 36 pi, ठीक है। तो समटाइम्स आपके पास अगर नैनो कूलम में चार्ज की वैल्यू दी है तो ये फॉर्मूला जो है वो ज़्यादा यूजफुल हो जाता है सिंप्लिसिटी के लिए, कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है आपके पास 10 raised to power minus 9 अपॉन 36 पाई, और 8.854 into 10 raised to power minus 12 यूनिट है फैरड पर मीटर, और कांस्टेंट K की यूनिट जो होती है वो मीटर पर फैरड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड फॉर्म आ गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ फोर्स, ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म है, बट वी नो दैट कि जो फोर्स होता है उसका जो फोर्स है एक्चुअली वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो उसके डायरेक्शन को मेजर करने के लिए या किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है उसको हमको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमारा यूज होता है टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दिस केस, ठीक है। सो लेट्स सी वेक्टर form of Coulomb's law, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए वेक्टर कैलकुलस का। तो वेक्टर कैलकुलस में हम लोग को दो चीज़ें अभी प्रेजेंट में जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये दो वेक्टर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इसको देखने से पहले मैं आपको बताता हूं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इन शॉर्ट, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, इट इज द डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब कि अगर आपके पास ये ओरिजिन है, ठीक है, तो इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली 0 0 0, ठीक है। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मैं बोल रहा हूँ तो 0 0 0, और इस पॉइंट P के अगर कोऑर्डिनेट्स मान लो x, y, z है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा लेट अस रिप्रेजेंट इट बाय r। तो ये जो वेक्टर r है दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर बिकॉज इट इज द डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू
ओरिजिन। तो यहाँ पे ये वेक्टर r जो होगा, ये वेक्टर r क्या होगा, x माइनस 0 ax कैप, क्योंकि हमको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, दोनों का डिफरेंस एंड द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ x, तो विच इज ax कैप यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो y माइनस 0 ay कैप प्लस z माइनस 0 az कैप। ठीक है, सो वी कैन डायरेक्टली राइट x ax कैप प्लस y ay कैप प्लस z az कैप। तो अगर आपको किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपली उस कोऑर्डिनेट्स को लेके उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है। अगर x है तो x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, y है तो y के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और अगर z है तो z के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो अगर कोई पॉइंट है 1 1 1 तो उसका जो पोजिशन वेक्टर होगा वो ax कैप प्लस ay कैप प्लस az कैप होगा। ठीक है, और अगर इस डिस्टेंस की मैं बात करता हूं तो इसका जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ठीक है, इस पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको सिंपल ज्योमेट्री के थ्रू सॉल्व करोगे तो हम लोग ज्योमेट्री में मैथ्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, तो वी कैलकुलेट इट बाय x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट ओवर इट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो r वेक्टर है दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर बिकॉज इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने फोर्स में जो डिस्टेंस r लिखा है वो एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, तो उनके बीच का जो मैग्नीट्यूड होगा उसी का स्क्वायर वहां पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, वन पॉइंट टू अनदर। तो अगर हमारे पास इस तरीके से दो पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं कि ये x2 y2 एंड z2 है, ये पॉइंट P है एंड दिस पॉइंट इज Q, और ये आपका x1 y1 एंड z1 है। ठीक है, तो ये पॉइंट P का अपना एक पोजीशन वेक्टर होगा, ये ओरिजिन है, मान लो इसको rp। ठीक है, इस पॉइंट Q का भी अपना एक पोजीशन वेक्टर होगा, क्योंकि x2 y2 z2 ऐसे ही तो नहीं आया होगा, उसका डिस्टेंस निकाले होंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये हो गया rq। ठीक है, तो rp और rq से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको देखना है कि इट इज ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, नॉट अबाउट ओरिजिन। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मूवमेंट हो रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर rpq। If we are moving from point P to point Q, then that is called displacement vector rpq. So this displacement vector rpq is defined as rq minus rp, which is final minus initial. ठीक है, it is nothing but final minus initial. So displacement from one point to another is rq minus rp, and it is denoted by vector rpq. तो rq क्या है, तो rq इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ q, rp इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p। तो इस पॉइंट q का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आपके पास कोऑर्डिनेट है तो आपको पता है कि क्या होगा, x2 ax कैप प्लस y2 ay कैप प्लस z2 az कैप माइनस आपके पास rp इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p। तो पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x1 ax कैप प्लस y1 ay कैप प्लस z1 az कैप। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर rpq इज x2 माइनस x1 ax कैप प्लस y2 माइनस y1 ay कैप
प्लस z2 माइनस z1 az कैप। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पॉइंट P और Q के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इट इज नथिंग बट द दोनों पॉइंट्स जो होंगे, दोनों पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके डिफरेंस और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। जैसे x2 माइनस x1 हुआ तो x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, y2 माइनस y1 हुआ तो y के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और z2 माइनस z1 हुआ तो z के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, इन दोनों के बीच के मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, तो ये क्या होगा, सिंपली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो पॉइंट चार्ज अगर आपके पास P और Q में रखें तो उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए और इसको वेक्टर फॉर्म में भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपको फोर्स का डायरेक्शन भी पूछ सकता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का देखने से पहले आपको एटलीस्ट ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को देखने के लिए हम लोग, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस, देखिए Q1 एंड Q2, दीज टू आर पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। ये किसी एक पॉइंट पे लोकेटेड है जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है, R1 है। ठीक है, और ये जो पॉइंट चार्ज Q2 है इट इज लोकेटेड एट सम पॉइंट विच इज हैविंग पोजीशन वेक्टर R2। ठीक है, तो इस पॉइंट Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, इस पॉइंट चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है। देखिए यहाँ पे मैं x y z कोऑर्डिनेट बनाया हूँ, इसका मतलब है, और ये देखिए ये तीनों जो लाइन है, मतलब ये जो लाइन है यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, पॉइंट O से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओरिजिन से इस पॉइंट चार्ज Q1 का जो डिस्टेंस है R1 और इस पॉइंट चार्ज Q2 का जो डिस्टेंस है R2। क्लियर। नाउ जैसा कि हम लोग स्टेटमेंट में लिखे थे कि जब भी हमारे पास दो पॉइंट चार्ज होगा, दो पॉइंट चार्ज इफ दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस देन दे विल एक्सर्ट सम फोर्स। ठीक है, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो अब ये जो फोर्स है, अब इस पॉइंट चार्ज Q2 पे अगर मुझे फोर्स निकालना है तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ द फोर्स एक्सर्ट बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज along the line joining between them। ये पहला लाइन था, along the line joining between them। इसका क्या मीनिंग है कि अगर आपको फोर्स Q2 पे निकालना है Q1 की वजह से, तो Q1 से Q2 की तरफ एक लाइन ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अगर आपको फोर्स Q2 पे निकालना है ड्यू टू Q1, तो आप Q1 से Q2 की तरफ एक लाइन ज्वाइन करोगे, जिसलिए मैंने डायरेक्शन आपका ये शो किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में ये आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा F1 2। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आप ये लाइन ज्वाइन करोगे उसी डायरेक्शन पे ये फोर्स होगा। क्लियर। ठीक है, तो ये फोर्स कितना होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट F12 कितना होगा। सो दिस इज K, क्लियर, कांस्टेंट K, Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो R12 का स्क्वायर, या R12 डिस्टेंस है, और फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, तो जिस डायरेक्शन में आप लाइन ज्वाइन कर रहे हो उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो 1 से 2 की तरफ फोर्स लग रहा है, तो 1 से 2 की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब R1 से 2 की तरफ आपका फोर्स लग रहा है, तो उसी डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर यूज करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 F12 इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। तो 1 से 2 की तरफ लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, तो R12 के डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, तो R12 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, 1 से 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, इसीलिए यूनिट वेक्टर 1 2 के डायरेक्शन में होगा, R12 के डायरेक्शन में। क्लियर। नाउ दिस इज कॉल्ड फोर्स in terms of magnitude and direction।
ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, कूलम्स लॉ का रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के फॉर्म में है। इससे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म बस देखे थे जिसमें k इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मैंने लिखा था, वो मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ था। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें अब और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। इसमें F12 force on 2 due to 1 is k times of Q1 Q2 upon R12 square। अब यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग देखे थे यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो R12 वेक्टर, क्योंकि R12 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो ये क्या होगा, वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय वेक्टर R12 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि R12 का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, और द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो R12 का जो मैग्नीट्यूड होगा, R12 का मैग्नीट्यूड जो होगा वही उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जिसको हम लोग R12 स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है ये आपका, तो ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बन के कितना हो गया, पावर इसका 3 हो गया, ठीक है। और ये R12 है, ठीक है। नाउ दिस R12 इज व्हाट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, ठीक है। ये जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट R1 है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर R1 है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर R2 है, तो वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। इसका मतलब है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, F12 वुड बी k टाइम्स Q1 Q2 अपॉन दिस वन R2 माइनस R1, ठीक है, क्योंकि R12 क्या हो गया, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब होगा, ठीक है। R12 वेक्टर है, R12 वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। वी आर कैलकुलेटिंग फोर्स ऑन पॉइंट 2, सो दैट पॉइंट 2 वुड बी अवर फाइनल पॉइंट, सो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो R2 माइनस R1 होगा। और उसी के मैग्नीट्यूड का क्यूब करते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले वेक्टर का डिफरेंस निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसका क्यूब करेंगे। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, फोर्स in terms of position vector, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कूलम्स लॉ के यानी फोर्स के 3 फॉर्म हो गए। एक सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म था, एक आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फॉर्म में है, और थर्ड आपका वेक्टर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में है। तो इस तरीके से हमारे पास फोर्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये आपके पास फोर्स का डायरेक्शन हो गया 2 पे 1 से 2 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने और एक चीज क्या एज्यूम की है कि जो दोनों चार्ज है वो सेम पोलैरिटी का है, ठीक है। अब सपोज करो कि हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन है, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, या फिर एक चीज पहले देख लेते हैं, फोर्स ऑन Q1 लिख लेते हैं पहले, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। सेम प्रोसीजर के थ्रू एक बार ये भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 निकालना है, तो Q1 पे चार्ज निकालना है। तो जब आप Q1 पे चार्ज निकालोगे ड्यू टू Q2, तो जब जिस पे हमको फोर्स निकालना है तो 2 से 1 की तरफ, तो Q1 चार्ज पे फोर्स निकालना है बिकॉज ऑफ 2, तो 2 से 1 की तरफ लाइन ज्वाइन करेंगे। तो 2 से 1 की तरफ लाइन ज्वाइन करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा, 2 से 1 की तरफ लाइन ज्वाइन करेंगे तो ये आपका फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा F21, 2 से 1 की तरफ, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो Q2 से Q1 की तरफ लाइन ज्वाइन करेंगे along the line joining, तो force exert between the 2 point charges is along the line joining।
तो इस तरीके से लाइन ज्वाइन कर लिए, तो लाइन ज्वाइन किए तो फोर्स का डायरेक्शन ये आ गया। अब F21 मुझे निकालना है, ठीक है, तो अब मुझे F21 निकालना है, तो ये F21 क्या होगा, तो ये होगा K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर एंड R21 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, K टाइम्स Q1 Q2 वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय R21 का क्यूब, ठीक है, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज K टाइम्स Q1 Q2 R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय वेक्टर R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, ठीक है। दिस इज आवर फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो ये जो इक्वेशन आ रहा है और ये जो इक्वेशन आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट दिख रहे हैं। इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन, देन दिस विल बिकम K टाइम्स Q1 Q2 R2 माइनस R1 होल डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, ठीक है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब आप निकालने जाओगे तब आप उसका स्क्वायर करके रूट निकालते हो। तो ये जो R1 माइनस R2 करो चाहे R2 माइनस R1 करो, जब आप उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो सेम आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है F12 इज नथिंग बट माइनस ऑफ F21, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। और ये चीज हम लोग डायग्राम से ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो ये जो फोर्स F12 का डायरेक्शन है और जो F21 का डायरेक्शन है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कूलम्ब फोर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो एज्यूम किया हुआ है उसमें हम लोग ये एज्यूम किए हैं कि जो चार्ज Q1 और Q2 है ये दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी के होंगे, ठीक है, तो सपोज करो कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं, माइनस Q1 माइनस Q2, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R2, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट्स हो गए X, Y एंड Z इस तरीके से, ठीक है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया, तो ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट और वी हैव टू सी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर ये दोनों के चार्जेस सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा इसकी वजह से माइनस Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स होगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो अगर मैं Q1 से Q2 की तरफ लाइन ज्वाइन करूंगा तो इस डायरेक्शन पे फोर्स आएगा, ठीक है। तो 1 से 2 की तरफ, ठीक है। तो फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q2 ड्यू टू माइनस Q1 इस डायरेक्शन में होगा, और फोर्स ऑन माइनस Q1 ड्यू टू माइनस Q2 इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब इस डायरेक्शन में आ जाए F21, ठीक है। तो ये आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा। अगर दोनों चार्जेस निगेटिव होंगे तो भी ये फोर्स का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लो कि आपके पास इस तरीके से सिचुएशन है कि ये आपके पास 2 चार्जेस हैं, एक प्लस Q1 है और एक माइनस Q2 है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर आपको R1 एंड R2 है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ठीक। और ये आपका ओरिजिन है X, Y एंड Z, पॉइंट O, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, अगर आपके दोनों चार्जेस ऑपोजिट साइन के हैं तो जो फोर्स लगेगा ऑन माइनस Q2 ड्यू टू Q1 विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज F12, ठीक है, एंड the force on Q1 due to minus Q2 will be in this direction, F21, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी लाइक चार्जेस होंगे, मतलब जिनकी पोलैरिटी सेम होगी, दे विल रिपेल ईच अदर, मतलब अगर इन दोनों की पोलैरिटी सेम है तो दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। और अगर दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी के होते हैं तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, जो कि एकदम बेसिक है, आपको ये ऑलरेडी 12th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको, ठीक है। और
इसको हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल्स में भी ये चीज़ हम देखते हैं कि जब हमारे पास दोनों चार्ज सेम पोलैरिटी के होते हैं तो वो रिपेल करते हैं, और अगर अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, सपोज we fix a charge Q1 as a source। ठीक है, सपोज वी फिक्स ए चार्ज Q1, मतलब मैंने चार्ज Q1 को सपोज एक जगह माउंट कर दिया है। ठीक है, सो दैट इट कैन नॉट बी मूव। वैसे भी वो मूव नहीं होता क्योंकि हम लोग यहाँ पे मान के ही चल रहे हैं कि स्टेशनरी चार्ज होता है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे ये मान रहे हैं कि जो चार्ज Q1 है उसको मैंने एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया है। ठीक है, और वो अब मूव नहीं होगा, और नाउ दैट हैज बिकम द सोर्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये जो चार्ज Q1 है एज अ सोर्स ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q2। ठीक है, एक और चार्ज है Q2, इस पे एज अ फोर्स का सोर्स की तरह वर्क कर रहा है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि दो पॉइंट चार्ज हो गए Q1 एंड Q2, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, बट दिस टाइम दिस चार्ज Q1 इज फिक्स्ड। ठीक है, जो कि सोर्स है। ठीक है, तो इस केस में आपको पता ही है कि F12 क्या हो जाएगा। अगर आप फोर्स निकाल रहे हो चार्ज 2 पे अगर आप फोर्स निकाल रहे हो तो आप 1 से 2 की तरफ लाइन ज्वाइन करोगे। तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूँ या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के फॉर्म में लिखूंगा तो K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर A R12 लिखूंगा। ठीक है, या फिर K Q1 Q2 वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय R12 का क्यूब लिखूंगा। ठीक है, एक आपका इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर हो गया, एक आपका इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो अगर आपके पास एक चार्ज है दैट इज फिक्स्ड एट सम पॉइंट एंड नाउ इट इज वर्किंग एज अ सोर्स ऑफ फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज Q2, तो आपका फोर्स का इक्वेशन यही होगा। ठीक है, अगर बोथ साइड मैं चार्ज Q2 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो Q1 तो फिक्स्ड है तो उसको हम मूव नहीं करेंगे, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। जो चार्ज एक्स्ट्रा जो Q2 जिस पे फोर्स लग रहा था उससे अगर मैं बोथ साइड डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा F12 डिवाइडेड बाय चार्ज Q2 इक्वल टू K Q1 वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड दिस टर्म F12 अपॉन Q ये एक्चुअली क्या है, न्यूटन पर कूलम्स है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम्स हो जाएगी। एंड दिस क्वांटिटी F12 अपॉन Q2 इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। F12 अपॉन Q2 is defined as force per unit charge, and this term is also known as electric field intensity. ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो इन जनरल अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल E से, एंड दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये होगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन पर कूलम, और जो मोस्ट कॉमन यूज्ड यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दैट इज वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये होता है आपके पास। नाउ अगर मुझे बोलना है कि इस तरीके से कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, और अनदर पॉइंट इज P। इस पॉइंट P पे इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लाइन ज्वाइन करेंगे, ये हम लाइन ज्वाइन करेंगे, इसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये जो डायरेक्शन होगा R12 का,
ठीक है, ये पॉइंट 1 मान लेते हैं, ये पॉइंट 2 मान लेते हैं, तो R12, तो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ठीक है, इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा दैट इज नथिंग बट KQ डिवाइडेड बाय R12 का क्यूब एंड वेक्टर R12, ठीक है। तो ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज विच इज फिक्स्ड एट सम पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज R12 is calculated as KQ by R12 का होल क्यूब एंड वेक्टर R12, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर इस तरीके से आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है Q एट एनी डिस्टेंस R पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं, तो ये क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे मैं फोर्स निकालने की कोशिश करूंगा, तो इस पॉइंट पे फोर्स निकालने के लिए इस पॉइंट चार्ज से इस तरफ लाइन ज्वाइन करूंगा, तो ये इसी डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए इस तरीके से सपोज एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये अगर मान लो कि मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो इस सर्कल के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये क्या होगा, हर जगह पे R होगा, ये डिस्टेंस कितना है, R है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग इक्वेशन लिखे हैं, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, KQ बाय R³ और वेक्टर R है, तो ये किस किस पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज विच इज वर्किंग एज द सोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है, उस पॉइंट से उस चार्ज का डिस्टेंस उस पे डिपेंड करता है और उस चार्ज पे डिपेंड करता है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो उस पे आपको चार्ज की वैल्यू पता है कि नहीं पता है, ठीक है। कि जैसे इस पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को P मानते हैं, तो इस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो इसके लिए मुझे इस पॉइंट पे कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है वो निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या वो मुझे पता होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी चार्ज से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे कोई चार्ज होता तो इस चार्ज पे इस चार्ज की वजह से क्या लगता, फोर्स लगता, ठीक है, तो वो कूलम फोर्स हो जाता, क्लियर। वैसे ही अगर मान लो कि आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, मान लेते हैं इस तरीके से कोई नेगेटिव चार्ज है, क्लियर। अब मान लो कि इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जैसे हम लोग मान लो कि इस पॉइंट पे मैं फोर्स निकालता हूं, इस पॉइंट P पे मैं फोर्स निकाल रहा हूं, तो ये फोर्स का डायरेक्शन होता, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि निगेटिव है और मान लो कि यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा। अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेता हूँ, ठीक है, वो मान लो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो इस पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा बिकॉज ऑफ दिस टेस्ट चार्ज। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे क्या होगा, इनवर्ड होगा। वैसे ही हर जगह से जहां से भी आप निकालोगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा आउटवर्ड होगा, और अगर आपके पास कोई नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इनवर्ट होगा, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्ज है प्लस Q और माइनस Q, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होंगे वो पॉजिटिव से नेगेटिव होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइवर्ज होता है फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और एंड होता है टुवर्ड्स इंफिनिटी और नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दो पॉइंट चार्ज होंगे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो डिपेंड करता है पॉइंट चार्ज पे
और उनके बीच के डिस्टेंस पे। नाउ सपोज करो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज जनरेट हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज Q जो है वो फिक्स है एक पॉइंट पे, तो एज अ सोर्स वर्क कर रहा था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या हो रहा है, आउटवर्ड फ्लो हो रहा है। तो ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड फ्लो हो रहा है। अब मान लो कि आप यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट चार्ज लेके आ गए Q1 सपोज करो, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज Q1 पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, दैट फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल टू Q1 इंटू E, ठीक है। क्योंकि इस पे जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कूलम्स लॉ ओनली। देखो ये फोर्स अगर मुझे निकालना है, यहाँ पे Q1 है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना जनरेट हो रहा है, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना जनरेट हो रहा है, तो ये कितना हो रहा है, KQ बाय R स्क्वायर एंड वेक्टर R, सॉरी R क्यूब एंड वेक्टर R। तो ये क्या हो गया, K Q1 Q2 R क्यूब एंड वेक्टर R, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज मान लो R डिस्टेंस पे है, यहां से ये R डिस्टेंस पे अगर है तो ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इट इज नथिंग बट कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ को आप लिख लो, या फिर अगर आप इस कूलम्स लॉ में ही एक चार्ज को डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से फोर्स निकाल लो और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, कूलम्स लॉ। तो दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म है, आप चाहे कूलम्स लॉ से फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करो, चाहे फील्ड इंटेंसिटी से कूलम्स लॉ को डिफाइन करो, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इट ऑल्सो फॉलोज द सुपरपोजिशन लॉ, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अब सुपरपोजिशन लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास सपोज करो कि इस तरीके से पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 एंड सो ऑन अप टू Qn, सपोज करो कि n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं x y एंड z, ठीक है। तो ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है मान लो ये R1 है, इस Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है मान लो ये R2 है, इस Qn का जो पोजीशन वेक्टर है ये सपोज करो Rn है, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है। और इसका भी पोजीशन वेक्टर हमारे पास है मान लो R, ठीक है। तो इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और मेरे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो ये सुपरपोजिशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूं और सबको क्या कर दूं, सम अप कर दूं, ठीक है। तो इस Q1 की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो उसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से मैं लाइन ज्वाइन करता हूं तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P। फिर इस चार्ज Q2 की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अगेन मैं इसको लाइन ज्वाइन कर दिया और ये बन गया E2। और इस पॉइंट चार्ज Qn की वजह से अगर मैं इस तरीके से लाइन ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, En। तो इस तरीके से हमारे पास E1 से लेके En तक के डायरेक्शंस आ जाएंगे। अब इनका वेक्टर सम हमको करना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, सो दिस इज E1 प्लस E2 एंड सो ऑन अप टू En, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 इज गिवन बाय
k टाइम्स q1 वेक्टर 1 से लेके p तक, तो 1 से लेके p तक डिवाइडेड बाय r1p वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। ठीक है, क्लियर है ये? तो 1 से लेके p तक लाइन ज्वाइन किए हैं तो 1 to p हो गया। ठीक है, अब 2 से लेके p तक लाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा k टाइम्स q2 r2p डिवाइडेड बाय r2p का होल क्यूब एंड सो ऑन अप टू k टाइम्स qn r2 rnp n से लेके p तक, तो rnp डिवाइडेड बाय rnp का होल क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब r1p क्या होगा? तो अगर मैं यहाँ पे r1p को डिफाइन करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r1p, तो ये हो जाएगा k टाइम्स q1 r1p क्या हो जाएगा? तो rp माइनस r1। rp मतलब क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p क्या है? वेक्टर r माइनस वेक्टर r1। ठीक है, डिवाइडेड बाय वेक्टर r माइनस r1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ठीक है, r1p का क्यूब करना है। फिर r2p मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ p माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, सो ये क्या बन जाएगा आपके पास? प्लस k टाइम्स q2 वेक्टर r माइनस r2 डिवाइडेड बाय r माइनस r2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब एंड सो ऑन k टाइम्स qn वेक्टर r माइनस rn होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r माइनस rn का होल क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पॉइंट चार्जेस आ गए। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं? इन जनरल समेशन i इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, k टाइम्स ऑफ qi वेक्टर r माइनस ri होल डिवाइडेड बाय वेक्टर r माइनस ri के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जिस पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो उस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे ही मैं i इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, और फर्स्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो क्या होगा? वेक्टर r माइनस वेक्टर r1 हो जाएगा। तो r माइनस r1 करेंगे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा q1 से लेके p तक का। ठीक है, r माइनस r1, फिर वैसे ही r माइनस r2 और r माइनस rn, क्योंकि फाइनल पॉइंट क्या है? पॉइंट p है। तो जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, उस पॉइंट से आपको सब्ट्रैक्ट करना है अदर कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, तो इस पॉइंट p पे मुझे निकालना है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसको आप सब्ट्रैक्ट करते जाओ अलग अलग पोजीशन वेक्टर से, r1 से, r2 से, r3 से, rn से, और उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करके उसका पावर 3 निकाल लो। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा फॉर नंबर ऑफ चार्जेस। तो दैट इज नथिंग बट ए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।